हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अब तमाम लोगों के लिए यूपी टेट और सी टेट की जो परीक्षा में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्राथमिक और जूनियर स्तर पे, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। और इसमें जो टॉपिक आपका कवर होगा आज समावेशी शिक्षा, ठीक है। और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न आपकी यूपी टीईटी और सीटीएट परीक्षा में और अन्य राज्य की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित ये प्रश्न होंगे। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये किसकी वकालत करता है? तो आपका ऑप्शन है डी, समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था और ये जो है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध। नहीं, ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में जो उल्लेख की गई जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो किस पे आधारित है? वो इस पे आधारित है, इस पे, ठीक है। आधारित अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा नहीं, जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष शिक्षा या असामान्य। देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका कि जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की जो सामान्य शिक्षा होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, वो समावेशी शिक्षा में आ जाएगी। समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। जो समावेशी शिक्षा है उसके पीछे कौन सा विचार अंतर्निहित है? किस विचार के, किस सिद्धांत के आधार पर जो है समावेशी शिक्षा जो है प्रदान की जाती है या दी जाती है? समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत रखा गया है, तो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना नहीं, बिल्कुल शिक्षा में आप पृथक नहीं कर सकते, ठीक है, गलत है ये। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर नहीं, अक्षमताओं के आधार पर नहीं, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, ऐसा नहीं है। दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ये एक तरह की जो है फिलॉसफी है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो समावेशी शिक्षा है वो समता एवं समान अवसर की बात करती है यहाँ पे, ठीक है, समता और समान अवसर, ठीक है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, ठीक है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता है या होते हैं? तो केवल सामान्य, केवल विशिष्ट। देखिए, जिस ऑप्शन में केवल आ जाता है लगभग वो गलत ही होता है अगर सीटेट के नजरिए से आप देखेंगे तो, ठीक है ना। सामान्य और विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। देखिए, इसमें जो आपसे पूछा गया है कि जो समावेशी शिक्षा किस प्रकार के, देखिए ये जो सामान्य और विशिष्ट छात्र जो दिया हुआ है ये उसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों का शिक्षा मरणोपरांत से नहीं, हाशिए पर स्थित सभी वर्गों के शिक्षक नहीं, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। मतलब जो है समावेशी शिक्षा जो है, देखिए कक्षाएं जो है विविध होंगी, ठीक है ना, ये उससे संबंधित है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, आपके ऑप्शन से ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, नहीं, केवल बालिका नहीं, जो भी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो सभी निर्योग्य जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों
को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही होगा कि जो समावेशी शिक्षा है वो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं या स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर उस बच्चों को शामिल करना है, ठीक है, समावेशन करना है, इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है समावेशी शिक्षा, समावेशन, ठीक है, सबको लेके चलना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, निःशक्तों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए, ठीक है, कोई भी बच्चा जो है शिक्षा में पीछे न रह जाए। देखिए ये जो प्रश्न है ना आपका, ये आपसे पूछा गया था यूजीसी जेआरएफ नेट की जो परीक्षा होती है 2019 में, 24 जून 2019 को एक परीक्षा हुई थी, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये समावेशी शिक्षा बोलती है। हम समावेशी शिक्षा के बारे में ये भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल इन द ब्लैंक्स के अनुरूप बदलना है। हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप, बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप नहीं बदलेंगे आप, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप आपको बदलना होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका, ठीक है, बी, व्यवस्था को आप बच्चों के अनुरूप बदलेंगे, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप मत बदल दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल आज के समय में जो हम बात करते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, ना कि हम टीचर केंद्रित या अन्य चीज़ों को केंद्र करके चलते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा, सबके लिए जो है समावेशी शिक्षा की अब बात करेंगे, सीधा है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। तो अगर समावेशी शिक्षा है, ठीक है, समावेशी कक्षा है, तो उसमें क्या बोलेंगे आप? विशिष्ट शिक्षा योजना आप बना के चलेंगे, ठीक है, विशिष्ट, क्योंकि समावेशी है ना, तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, सामान्य नहीं हो सकता वो। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो हम बोलते हैं ना कि दिव्यांग लोग हैं, तो दिव्यांग लोगों को भी जो है समान स्कूल में पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपको है। बस हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चा जो है वो आंशिक दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब उसको आधा आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो अब आप कहेंगे यार ये तो हमारे लिए बर्डन है। बर्डन नहीं है वो, उसको आप जो है अपनी क्लास की स्ट्रेंथ मान के चलिए। हाँ, उसको आगे बैठा लिए, ठीक है, तो ये विशिष्ट योजना में आपका आ जाएगा, ठीक है ना, उसको आगे बैठा लिए। अगर आप छोटा लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखिए, और अगर उससे भी नहीं हो पाता तो उस बच्चे के लिए अलग से, जैसे अगर मान लीजिए जैसे ब्रेल लिपि जो है इस तरह के बच्चों के लिए आती है, तो उस तरह से उसको पढ़ने में मदद कराइए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जब चैलेंज मिला तो हम भाग लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा जो है सबको शामिल करके लेके चलने के लिए की बात करती है, और इसीलिए यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा योजना की बात की गई है, क्योंकि अगर कोई बच्चा दिव्यांग मिल गया तो उसकी ज़रूरत को भी ध्यान में रख के आपको अपनी शिक्षण योजना बनानी होगी, ताकि जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो उसमें आप पूर्णतया सफल हो सकें, ठीक है ना। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए नहीं, इसी है, सक्रिय रूप से उसको तैयार करके रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि। देखिए ये जो वाक्य है ना, ये जो सेंटेंस पूरा ही गलत है। किसी को गधा बोल देना, किसी को घोड़ा बोल देना, किसी को मंद बुद्धि बोलना, किसी को पागल बोलना, ये एक अच्छे शिक्षक की, अच्छे गुरु की निशानी नहीं है, ठीक है। केवल प्रतिभाशाली, देखिए केवल लगे, ये भी गलत है। यह विश्वास करना चाहिए, ऑप्शन लास्ट है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल बात सही है भाई, बच्चा हर कंडीशन में सही होगा, ठीक है ना, बच्चे को गलत मत ठहरेगा। अगर बच्चे को बचा लिया तो टेट और सीटेट आपका निकल गया, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, जो समन्वित शिक्षा होती है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? आपका ऑप्शंस है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर, और शिक्षकों में। देखिए
अगर समन्वित शिक्षा की अब बात करेंगे, ठीक है, समन्वित शिक्षा की सफलता जो निर्भर करती है, तो याद रखिएगा कि पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता, मतलब उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक होंगी तो उससे सफलता मिलेगी। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, फिल इन द ब्लैंक्स में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर। देखिए मुक्त विद्यालयों, देखिए निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा कि केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है, नियमित विद्यालय विशेष विद्यालय, इसमें क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा कि जो नियमित विद्यालय जो नॉर्मल रूप से चलते हैं, मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है ना। जो नॉर्मल विद्यालय चल रहे हैं ना, ये नहीं कहना जिसको आप नियमित विद्यालय बोलते हैं, जैसे हमारा प्राइमरी चल रहा है, जूनियर चल रहा है, ठीक है, ये नहीं कहना कि भैया इसको स्पेशल उसमें। देखिए अब बच्चा एकदम से मतलब दिमागी रूप से एकदम से ख़त्म है, दिमाग उसका काम ही नहीं करता, लिख पढ़ पाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो भी अगर आप उस बच्चे को छोड़ रखेंगे क्लास में, तो देखिएगा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आनुवंशिकता और जो वातावरण है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बालक पे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो मंदबुद्धि है, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो पेंसिल नहीं हिला पाता है, ठीक है, बच्चों को मारता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोगों के स्कूल में हैं, बच्चों के ऊपर थूक दे रहे हैं, बट उनके साथ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पेश आना है, ठीक है। आपको आदर्श बनना है वहाँ पे, आपको आदर्श तरीके से पेश आना है, आपको आदर्श बन के दिखाना है वहाँ पे कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। हो सकता है कि वो उन चीज़ों को अनुसरण करे, फॉलो करे और सीखे। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता का निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता। तो देखिए आवश्यक है, संवेदनशील होना पड़ेगा आपको, ठीक है, संवेदनशील होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो है यहाँ से समावेशी शिक्षा का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है, उसके प्रश्न। अब हम शुरू करेंगे आपका जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, आपके जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, हम उनके संबंध में अब जो है बात करेंगे, ठीक है। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। देखिए जो लास्ट ऑप्शन है, देखिएगा मैं पूरा ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाकी देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन, ऐसा नहीं है घर पर नहीं, खासतौर पर उन्हीं के लिए बने नहीं, नियमित रूप से बात की गई कि जो नियमित रूप से बने विद्यालय हैं उनमें। तो ऑप्शन नंबर लास्ट देखिए कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब जहाँ पे ये आ जाए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अभी मैंने इसको डिस्कस भी किया है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। संविधान में 86वां संशोधन किया गया था, 86 संशोधन किया गया था इसके लिए, ठीक है। और अनुच्छेद 21A, जिसको आप 21 क भी बोलते हो हिंदी में, ठीक है, उसमें इसको बताया गया है। संविधान संशोधन अगर पूछा जाएगा तो 86वां है, और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 21A, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और जब भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आ जाएगा तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा। उसमें दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क, अब ये जो है ना आपको डाल के थोड़ा सा इधर उधर घुमाने की बात कर दी गई, कुछ नहीं। अगर आप RTE एक्ट 2009 की बात करेंगे तो उसमें कोई भी बच्चा हो, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, तो उसको 6 से 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष, अब देखिए इसमें लागू किया गया, किसमें लागू किया, इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए, इसमें से कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं है। अब आप कहेंगे तो डाला क्यों भैया, देखिए ये क्वेश्चन विवादित रहा है, ठीक है। सीटेड अपर प्राइमरी में दिसंबर 2018 में ये पूछा भी जा चुका है। तो एक्चुअली जैसे अभी आपने पिछला पढ़ा ना कि राइट टू एडुकेशन जो एक्ट 2009, लेकिन लागू कब हुआ, यहाँ पे लागू की बात की जा रही है। तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वो 2016 है, बात को समझिएगा। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में लागू हुआ, तो वो 2017 में लागू हुआ था, इसका ध्यान रखिएगा,
ठीक है। ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है वो अधिकार अधिनियम 2016 है, बात मेरी समझ रहे होंगे आप। उसका नाम है जैसे राइट टू एडुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोला जाता ना, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उसी तरह यहाँ पे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये 2016 है, लेकिन ये लागू हुआ था सर 2017 में। 19 अप्रैल 2017 को यह अधिनियम जो है प्रभावी हुआ था। अतः प्रश्न में जो दिए गए सारे विकल्प हैं ये इनमें से ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर ये पूछता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है क्या है, तो वो 2016 है ये होता। लागू कब किया जाएगा तो वो चीज़ अलग है भाई, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2017 इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा जो है देखिए, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी नहीं सही है इसमें। अगला प्रश्न है CWSN का अर्थ है। जो CWSN है देखिए, इसका देखिए फुल फॉर्म जो होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो CWN का अर्थ क्या है? तो जो CWN का अर्थ है, सी देखिएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं। इनमें से कौन सा शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं उनका प्रकार नहीं है? तो देखिए, प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोष तो ठीक है, ये है। अंधा बालक है तो ये शारीरिक रूप से विकलांग ही तो है, बाधिर है तो शारीरिक रूप से विकलांग है। लेकिन अगर मूढ़ बालक है, जिसको नहीं बोलते हैं मूढ़, एकदम अरे मूढ़ बुद्धि के हो क्या, बेवकूफ़ हो क्या, तो ये जो है इसको शारीरिक रूप से विकलांग नहीं कहेंगे, आप इसको नहीं रखेंगे उसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। अगर वातावरण स्वस्थ है तो इससे आप पिछड़ेंगे थोड़ी, तो ये वाला ऑप्शन पिछड़ेपन का कारण ये वाला नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? मंदित मना, ठीक है ना। देखिए, मंदित मना का जो अर्थ होता है वो मानसिक रूप से मंद बालकों को, ठीक है ना, मानसिक रूप से जो स्लो होते हैं, ठीक है। तो मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? त्वरण उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, यानी उच्च स्तरीय होगी तो फिर कैसे सीखेगा? व्यक्तिक अनुदेशन संवर्धन उपागम। तो देखिए, अगर बात करेंगे आप इसमें तो उनके लिए व्यक्तिगत जो है अनुदेशन अगर होगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, अनुदेश दिया जाएगा उनको, निर्देश दिया जाएगा उनको, तो ये सबसे उपयुक्त होगा। क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा स्लो है ना, तो उनके लिए आप अलग से अगर टाइम निकालेंगे, पर्सनली उनको टाइम देंगे तो थोड़ा बात बनेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है समस्या बालक है। समस्या बालक कौन है? चोरी करने वाला, तो ये समस्या बालक है। झूठ बोलने वाला, ये समस्या है भाई। माता पिता का कहना न मानने वाला, ये भी समस्या है। तो इसमें से क्या होगा? उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से विकलांग में निम्न में कौन संबंधित नहीं है? जो मानसिक रूप से जो विकलांग कहा जाता है, इनमें से कौन सा जो है वो संबंधित नहीं है? ए जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, अल्प बुद्धि और असामाजिक कार्य। देखिए, अगर असामाजिक कार्य कर रहा है तो वो मानसिक रूप से विकलांग थोड़ी है। अरे भैया, बड़े शातिर चोर लोग भी होते हैं। तो मैं किसी बच्चे को चोर और ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत जीनियस लोग होते हैं जो असामाजिक कार्य भी कर जाते हैं, ठीक है ना। असामाजिक कार्यों की श्रेणी में बहुत सारे कार्य आते हैं, ठीक है। तो उसका जो है मानसिक विकलांगता से संबंध नहीं है। देखिए, मैंने चोर का जो टॉपिक क्यों लिया, बड़ी बड़ी तिजोरियों को फटाक से गायब कर देना, मतलब सेंध फोड़ देना, नीचे से पता ही नहीं चलना, तो ये क्या, उसकी बुद्धि तो बहुत तीव्र है ना, लेकिन वो उसको लगा कहाँ रहा है? असामाजिक कार्यों में, गलत कार्यों में, जिसको समाज मान्यता नहीं देता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आयरन मैन अगर मूवी आपने देखी होगी, उसके जो एक्टर हैं उनका नाम मुझे नहीं पता है, जो आयरन मैन बनते हैं, ठीक है ना, जो आयरन मैन बनते हैं, और उनको 2004 या 3 से पहले ना बहुत बार गिरफ्तार किया जा चुका है ड्रग्स के मामले में और अलग अलग उसमें। अब मैं किन की बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा, जिनका जो सूट है, जार्विस सूट पहन के वो उड़ते हैं। एवेंजर्स आपने देखी होगी, ठीक है। एवेंजर्स अगर मूवी आपने देखी होगी तो उसमें देखिएगा। और मैं यहाँ पे किसी भी मूवी का और किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें वो
उनको देखिएगा जो जार्विस सूट पहन के उड़ते हैं बाकी सारे सुपर हीरोज़ के साथ, ठीक है ना, वो जो है पहले असामाजिक कार्य करते थे, बुद्धि के बड़े तीव्र हैं वो, ठीक है ना, असामाजिक कार्य करते थे, कई बार ड्रग्स और उल्टे सीधे केस में वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुधारा। अब सामाजिक कार्य में, अब वो मूवीज़ में देखिए एक एक्टर का काम कर रहे हैं, काफ़ी ऊंचे ओहदे पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसका जो है असामाजिक कार्य का मानसिक रूप से विकलांग बालकों से कोई संबंध नहीं है। पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? सीखने की गति धीमी, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 होता है, ये भी सही बात है। मानसिक रूप से अवस्था और असमायोजित व्यवहार, ठीक है, उपरोक्त सभी है इसमें। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस देना, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। देखिए, बच्चे को नज़रअंदाज करेंगे तो वो और करेगा, ठीक है। बच्चे को दंड देंगे, देखिए दंड के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मना करती है सर, तो वो और उदंड हो जाएगा। तत्काल घर वापस भेज देना ये कोई समाधान तो है नहीं। तो बच्चे को परामर्श देंगे आप, उसको उसकी काउंसलिंग करिए, उसको एडवाइस करिए कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, कहें भैया टीचर नहीं है क्या? प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में नहीं, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, बिल्कुल सही बात है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। तेज को तो सभी पढ़ा लेते हैं, जो थोड़ा सा पिछड़े बालक है उनको पढ़ा के बताइए तो बात बने। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रमों के, देखिए जो समृद्धिकरण कार्यक्रम दिया गया है, ठीक है ना, तो ये जो है यही ऑप्शन सही है आपका। अब देखिए अति मेधावी छात्र जो है ना अपना काम थोड़ा पहले कर लेते हैं तो वो सामान्य चीजों से उब जाएंगे। तब होता है कि अति मेधावी छात्रों के शिक्षण का कार्य समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के उचित विकास के लिए सीखने संबंधी अनुभवों और क्रियाकलापों के चयन और संगठन की ओर विशेष ध्यान हमको देना चाहिए। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? अगर वो बच्चा पार्शियली साइटेड है, मतलब आंशिक रूप से देख पा रहा है, तो इनमें से कौन सा वाला जो अधिगम युक्ति उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, तो अच्छी बात है, अगर बड़े आकार में मुद्रित हैं तो उसको देखने में आसानी होगी, तो ये तो सही है। त्रिविमीय नक्शे 3D चार्ट से सही है। बोलती पुस्तकें, बिल्कुल सही बात है कि बोलती पुस्तकें या छू के वो पता कर ले तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो आंशिक दृष्टि वाला है, उसको कम दिखाई दे रहा है बच्चे को। छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट बिल्कुल गलत है। अगर मुद्रण छोटा होगा, मतलब स्मॉल प्रिंट होगा, छोटा, तो उसको समस्या होगी, तो ये वाला सही नहीं है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? ए, शारीरिक निशक्त, दृष्टिबाधित। देखिए बिल्कुल सही बात है, शारीरिक निशक्तता तो दृष्टिबाधिता जो है शारीरिक निशक्तता में आती है, लेकिन स्पेशली जो है अगर शारीरिक निशक्त की बात करें तो शारीरिक रूप से अगर पैर से आप नहीं चल पा रहे तो पैर से न चलने वाला बालक, उसको तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वो दृष्टिबाधित बच्चा है। वो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल ने इसका विकास किया था, ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता भी दूंगा। ब्रेल लिपि के जनक है लुई ब्रेल, चार्ल्स ब्रेल नहीं है, लुई ब्रेल। जो ब्रेल लिपि के जनक हैं उसको, वो कौन है? वो है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल, चार्ल्स ब्रेल लिखा हुआ है तो उसको मत समझिएगा, ठीक है ना। देखिए ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल है, जिनका प्रयोग दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है। इस लिपि में एक मोटे कागज पर अक्षर खुदे होते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि के जो जनक हैं आपके वो लुई ब्रेल हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होगा। निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। ब्रेल लिपि, त्रिविमीय आकार के स्पर्श, विशेष प्रकार की छड़ी, हियरिंग एड। देखिए हियरिंग एड जो है वो जिसको कान से कम सुनाई देता है उसकी बात करते हैं आप, तो ये वाला जो है दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित नहीं है, तो ये वाला संबंधित नहीं है। वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए। अधिगम अक्षमताएं, सी जरा देखिएगा। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है।
ऐसा नहीं है कि उनमें ना पाई जाए। सामान्य और जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं जिनका आईक्यू ज़्यादा है उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो है हमेशा याद रखिएगा ये पढ़ने से संबंधित एक विकार है, या एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ के ही जाएं तो बेहतर है। डिसलेक्सिया बोलते हैं पठन संबंधित विकार। देखिए इसमें नीचे जो दिया हुआ है गणितीय कौशल, तो याद रखिएगा कि जो गणितीय कौशल है उसको आप बोलते हैं डिसकैलकुलिया। अगर लेखन से संबंधित है तीसरा वाला सी वाला, तो उसको आप बोलते हैं डिसग्राफिया। और अगर डी है वाक क्षमता, भाषा बोलने से प्रॉब्लम है उसको, तो आप बोलते हैं अफेजिया। ठीक है, याद रखिएगा। एक बच्चा जो इन चारों में से किसी से ग्रस्त है वो सॉ को वॉज और अनक्लियर को, अनक्लियर नहीं यहाँ पे न्यूक्लियर होगा, में अंतर नहीं कर सकता है। शब्द जंबलिंग विकार, देखिए पढ़ नहीं पा रहा है ना, ये पढ़ नहीं पा रहा है, डिसलेक्सिया है, वो अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्या है ये? डिसलेक्सिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये मैंने बी गलत लगा दिया यहाँ पे, ये होना चाहिए आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिमिया लगा दिया गया यहाँ पे, ये है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? अब वो सी को डी लिख रहा है, ठीक है, और डी को सी लिख रहा है, तो उसको भी देखिए लिखे पढ़े, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया ही होगा। ठीक है ना, ये भी डिसलेक्सिया ही है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया की अगर मुख्यतः बात करेंगे आप, तो ये बोलने पढ़ने से पठन वैफल्य भी इसको बोलते हैं। कहीं कहीं देखिएगा आप लिखा होगा पठन वैफल्य, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन संबंधी विकार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डिसलेक्सिया में याद करने में कठिनाई होती है, तो डिसलेक्सिया में पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। यदि एक बच्चा 16 को 61 तथा 6 को डी अंतर में मध्य में अंतर नहीं कर पाता, तो ये क्या है? दृष्टि दोष है? नहीं। सीखने में अक्षम है? मानसिक दोष है? या डी मानसिक क्षय है? अब उसको क्या बोलेंगे? सीखने में वो अक्षम है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी, तो गणना दोष, यहाँ पे अगर डिसकैलकुलिया नहीं दिया हुआ है तो गणना दोष है। बच्चों की गणित संबंधी अक्षमता देखिए आ गया डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर सी। अगर गणित में बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको आप डिसकैलकुलिया बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, इस पे बड़ा बवाल मचा था भैया। ठीक है, 2019 69,000 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो जो पीएनपी है उसने इसको डिसलेक्सिया को ही सही माना है कि अगर पढ़ने और लिखने दोनों की एक साथ बात करेंगे कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता जो आप बोलेंगे तो वो क्या है? डिसलेक्सिया को ही वो मानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसमें से ऑटिज्म, डिस्प्रैक्सिया या एप्रेक्सिया ये सब नहीं है। पीएनपी ने भी इसी को माना है तो आप इसी को मान के चलिए। ठीक है ना, विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस कुछ प्रश्न और बचे हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधी जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो अभी क्या बताया गया है? लिखने की प्रॉब्लम क्या होगी? तो डिस्ग्राफिया होगी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा? ए डिस्फेजिया। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत। डिस्फेजिया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वाक अक्षमता। ठीक है, डिस्फेजिया, ठीक है, वाक अक्षमता की बात की गई, वाक अक्षमता, डिस्फेजिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा डिस्फेजिया। ठीक है, अगला, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। भाषा अवबोधन, तो भाषा अवबोधन देखिए, भाषाघात मस्तिष्क की ऐसी विकृति है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, भाषाघात। तो भाषाघात जो मस्तिष्क की ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए
शब्दों को समझने या प्रकट करने की अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है, उसको भाषाघात बोलते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। गतिक कौशल समझते हैं ना, लिखने वगैरह में और जो चीज़ें हैं। तो जो गतिक कौशल की बात की जाती है तो इसमें देखिए बोला गया है कि जो गतिक कौशल है उसकी जो अधिगम नियोग्यता है उसको आप क्या बोलेंगे। तो इसको जो आप सही में बोलेंगे वो बोलेंगे डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन नंबर 8 डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है बचपन में होने वाला एक शारीरिक गतिविधि का विकास संबंधी विकार है जिसमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो भारतीय जो पुनर्वास परिषद है उसकी स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग जन की शिक्षा हेतु हुई थी। और भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1886 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई थी जिसे सितंबर 1992 में संसद द्वारा पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के द्वारा 22 जून 1993 को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। याद रखिएगा, अब जो है भारतीय पुनर्वास परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय भी हो गया है। ठीक है ना, 22 जून 1993 से। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश व देश के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने एवं संस्थानों विश्वविद्यालयों को मान्यता देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान की अगर बात करें तो ये कोलकाता में है। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है अस्थि विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, तो सीधे कोलकाता टिक करके आइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? बहुत एक्टिव है, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो आप उसको क्या करेंगे? देखिए, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक है। अगर सक्रिय बालक को कक्षा के कार्य में, देखिए सिर्फ श्यामपट्ट नहीं, उसको ना थोड़ा सा मतलब ऐसा काम दे दीजिए जिससे कि वो लगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन है, मतलब हमको थोड़ा सा लीड करने का मौका मिल रहा है। तो जब आप किसी को लीडर बनाएंगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो वो थोड़ा सा जो है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही बैठेगा। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता, आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण। देखिए, राष्ट्रीयता से अधिगम क्षमता जो है प्रभावित नहीं होगी, सीखने की जो क्षमता है। बाकी आनुवंशिकता से प्रभाव पड़ता है, वातावरण से प्रभाव, शिक्षण प्रशिक्षण से तो बहुत ही पड़ना है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये चीज़ें थी आज के लिए, और ये लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस के आसपास रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस है वो आपको समय से मिलती रहे। और ये वीडियो लगातार आपको एग्जाम्स स्टडी बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत